लाइव हो जाए तभी क्लास चला जाए। देखिए, आपका एविडेंस में जो हमें आज पढ़ाना है वह आपका सेक्शन 40 से लेकर 44 तक पढ़ाना है। यानी कि जो न्यायिक निर्णय है, यानी कि जो न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय हैं, यानी कि जो न्यायिक निर्णय है अर्थात जो जजमेंट न्यायालय द्वारा दिए जाते हैं, क्या वह किसी बाद वाले मामले में सुसंगत होंगे कि नहीं, अर्थात क्या उन्हें एविडेंस में किसी बाद वाले मामले में प्रस्तुत किया जा सकता है कि नहीं, ये समस्या है। यानी कि न्यायालय ने किसी विषय पर एक बार फैसला दिया है, आपका दूसरी बार मुकदमा चल रहा है, तो क्या ऐसी दशा में न्यायालय ने जो पहले निर्णय दिया है वह निर्णय पेश किया जा सकता है कि नहीं साक्ष्य में। इसी को हम कहते हैं आपका न्यायिक निर्णयों की सुसंगति या न्यायिक निर्णय कब रेलेवेंट होंगे। सबसे पहले आपका तोड़ लिया जाता है, यानी कि आपका एक धाराओं का क्रम तोड़ा जाता है। जब भी इस आपका पॉइंट को पढ़िएगा, मैं बता रहा हूँ, आपका सेक्शन 43 से उठाएंगे पढ़ते समय और 43 से उठाकर तब पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी पूर्ववर्ती न्यायिक निर्णय तभी सुसंगत होगा पहले लिख लिया जाए तब समझाया जाएगा। देखिए, जब भी आप इसको उठाइए कम से कम पहले तो सेक्शन याद रखिए। और सबसे पहले हम आपका ये जितने सेक्शन है 40 से लेकर 44 तक इस बारे में हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जब भी आप इसको पढ़ने के लिए उठाइए 40 से 44, तो आप बेयर एक्ट कवर करिएगा 43 से। अब पहले सामान्य नियम देखा जाए। सामान्य नियम यह है कि न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय सुसंगत नहीं होते, अर्थात न्यायालय में प्रत्येक तथ्य के बारे में न्यायालय विचार करे और उस पर अलग से निर्णय सुनाए, पूर्ववर्ती निर्णयों का सहारा न ले। यानी कि अगर किसी विषय पर न्यायालय ने पहले से फैसला दिया है तो कानून का जो जनरल रूल है या सामान्य नियम है या साधारण नियम यही है कि पूर्ववर्ती निर्णयों का सहारा बाद वाले किसी मामले में न लिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए तथा बी में किसी विषय को लेकर विवाद चला और इस विषय का निपटारा न्यायालय ने कर दिया और फिर ए और बी के बीच उसी विषय को लेकर विवाद चला है, तो जो सामान्य नियम है वह ये है कि जो पहला निर्णय दिया गया था वह निर्णय दूसरे मामले के लिए सुसंगत नहीं होगा। यानी कि दूसरे मामले में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ये सामान्य नियम है। फिर एक बार इसको दूसरे एंगल से देखिए, अर्थात प्रत्येक मामले को उसके तथ्यों पर निर्णित किया जाना चाहिए। यानी कि जो विषय न्यायालय के समक्ष आए हैं उन विषयों पर ध्यान देकर न्यायालय फैसला सुनाए, किसी पूर्ववर्ती फैसले का सहारा न ले। ये आपका जो जनरल रूल है, सामान्य नियम है, ये सेक्शन 43 में समाहित है। अब तुरंत आपका 43 बेयर एक्ट निकालेंगे और 43 कहती क्या है ये तुरंत देखेंगे। देखिए भाई, आपका 43 धाराओं 40, 41 और 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत होंगे। यानी कि
अब बेरक देखिए, धारा 40 यानी कि 40, 41 और 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश या डिक्रियां। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पूर्ववर्ती निर्णय धारा 40 में आ जाए तब सुसंगत होगा, अगर कोई पूर्ववर्ती निर्णय 41 में आ जाए तब सुसंगत होगा, और अगर कोई पूर्ववर्ती निर्णय 42 में आ जाए तब वह सुसंगत होगा। यानी कि उस निर्णय को बाद वाले मामले में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहले 3 बातें समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए तथा बी में कोई एक बार मुकदमा चला है और उसी विषय पर पुनः ए और बी में दूसरा मुकदमा चल रहा है, और पहले मुकदमे में क्या आ चुका है, फैसला आ चुका है, तो ये फैसला कब दूसरे मुकदमे में पेश किया जा सकता है कि हजूर इस विषय पर तो एक बार फैसला आ चुका है, तो जो ये पहला वाला फैसला है या तो किस सेक्शन में सेट हो जाए, 40 में, तब साक्ष्य में पेश किया जाएगा, या किस सेक्शन में सेट हो जाए, 41 में, तब सुसंगत होगा और साक्ष्य में पेश किया जाएगा, या कहाँ सेट हो जाए, 42 में धारा, तब सुसंगत और साक्ष्य में पेश किया जाएगा। और ये आपका 43 में बताया गया है। अगर इन तीनों में सेट नहीं होता तो वह पूर्ववर्ती निर्णय आपका दूसरे मामले में सुसंगत या रेलेवेंट नहीं होगा। लेकिन 2 और प्रावधान भी हैं 43 में, उसको भी जानना है। अर्थात पहले दिया गया निर्णय अब कब सुसंगत होगा, थोड़ा दिमाग और व्यापक करिए और बेयर एक्ट को आगे बढ़ाइए। तो आपका पहला नियम ये मिला। फिर हम एक बार बता दें, अगर वह निर्णय किस सेक्शन से गवर्न हो जाए, 40 से, तब भी सुसंगत पूर्ववर्ती निर्णय। अगर वह निर्णय कहाँ से गवर्न हो, 41 से, तब भी सुसंगत। और अगर वह निर्णय सेक्शन से गवर्न हो 42 से, तब भी सुसंगत। यानी कि दूसरे मामले में उसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला बेरक देखिए, अब 3 शब्द लिखा है 40, 41, 42 के लिए। या तो कोई निर्णय दिया गया हो, निर्णय यानी कि जजमेंट या फैसला, या कोई आदेश या आर्डर पारित किया गया हो, या कोई डिक्री पारित किया गया हो। डिक्री की परिभाषा सीपीसी में मिलती है, धारा 2 की उपधारा 2 में मिलती है। यानी कि निर्णय और आदेश, फिर एक बार समझिए, ये सिविल मामलों में भी दिए जाते हैं, क्रिमिनल में भी। और जो डिक्री शब्द लिखा है, या हिंदी में हम इसे आज्ञप्ति कहते हैं। आज्ञप्ति जो शब्द है यहाँ, वह आपराधिक मामलों में लागू नहीं होता, केवल किस में लागू होता है, सिविल में। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ये जितनी धाराएं हैं ये सभी सिविल और आपराधिक दोनों में लागू होंगी। 40 से 44 सभी धाराएं सिविल में भी लागू होंगी और किस में, क्रिमिनल में भी। अगला शब्द देखिए भाई, आपका धारा 40, 41 और 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश या डिक्रियां विसंगत हैं। यानी कि जो भाषा है आपका निगेटिव दी गई है, और नए लोगों को तो भाई समझने में काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि ये 40 से जो 44 सेक्शन बताया जाएगा, ये कई बार पढ़ने की आवश्यकता है। और ये सही बात है कि जो पहली बार पढ़ता है कुछ न कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई पहली बार में ही समझ में आ जाए, क्योंकि जो लैंग्वेज लिखा गया है वह पॉजिटिव न लिखकर कैसा लिखा गया है, निगेटिव। फिर एक बार बेर देखिए, तीसरी बार मैं बता रहा हूँ कैसे निगेटिव है।
धारा 40, 41 और 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश या डिक्रियां विसंगत हैं। इसका दो मतलब निकला कि अगर कोई निर्णय, डिक्री या आदेश धारा 40 में आ जाए तो सुसंगत, धारा 41 में आ जाए तो सुसंगत, धारा 42 में आ जाए तो सुसंगत, और अगर इन तीन धाराओं से गवर्न नहीं होता तो वह क्या होगा? विसंगत। विसंगत माने इरेलेवेंट, अर्थात उसे साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अगला शब्द देखिए, विसंगत हैं जब तक कि जो शब्द हैं, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कुछ निर्णय, डिक्री या आदेश ऐसे होंगे जो धारा 40, 41 और 42 में तो नहीं आते, फिर भी कानून उन्हें रेलेवेंट मानता है, सुसंगत मानता है, यानी कि आते नहीं हैं। तो आखिर कौन कौन से, किन किन विषयों पर जो पूर्ववर्ती निर्णय दिए गए हैं, आपका भले 40, 41, 42 में न आए, फिर भी उन्हें हम साक्ष्य में पेश कर सकते हैं। तो अगला शब्द देखिए, जब तक कि ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व माने मौजूद होना, विवादक तथ्य न हो। इसका मतलब ये हुआ, अगला आपका चौथा पॉइंट बना कि पूर्ववर्ती निर्णय तब डिक्री और आदेश सुसंगत होंगे जबकि पूर्ववर्ती निर्णय का अस्तित्व माने मौजूद होना आपका क्या हो? विवादक तथ्य हो। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ववर्ती निर्णय पर ही विवाद है, यानी कि विवाद अब इस विषय पर हो गया है कि क्या ये इस मामले में पहले फैसला सुनाया गया है कि नहीं। अगर विवाद इसी को लेकर हो जाए तो जो निर्णय, डिक्री या आपका आदेश का जो अस्तित्व में है कि नहीं, क्या ये निर्णय सुनाया गया था कि नहीं, अगर उसी पर विवाद हो जाए तो ये फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य कहते हैं, और वे पूर्ववर्ती निर्णय भी अब क्या होंगे? साक्ष्य में सुसंगत। लेकिन कब? जब निर्णय पर ही क्या हो जाए? विवाद। उदाहरण हम देंगे, पहले बैरक तोड़ लिया जाए। और अंतिम कह रहा है, अंतिम शब्द देखिए कठिन है, या वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत सुसंगत हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो अन्य उपबंध हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किसी अन्य धारा के तहत यदि वह निर्णय सुसंगत है तब उसे हम साक्ष्य में पेश कर सकते हैं। इसका मतलब अब एक लाइन में सीधा समझिए, तब सेक्शनों को तोड़ा जाए। एक लाइन में सीधा शब्द ये आया 43 में कि सामान्यतः पूर्ववर्ती निर्णय विसंगत होते हैं, यानी कि किसी मामले का विनिश्चय पूर्व में दिए गए न्यायालय के फैसले पर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। पूर्ववर्ती निर्णयों को साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो अब कितनी कंडीशन मिल गई जहां की पूर्ववर्ती निर्णय साक्ष्य में पेश किए जा सकते हैं? 5। अब याद करके जाएगा कौन कौन कंडीशन। यदि वह पूर्ववर्ती निर्णय किसमें सेट हो जाए, अभी बताया जाएगा, या किसमें सेट हो जाए 41, या किसमें सेट हो जाए। अब तीनों को एक एक लाइन जानिए, अभी डिटेल में तो हम शुरू ही करेंगे 40 से। 40 में ये दिया गया है कि अगर चाहे सिविल मामला हो या क्रिमिनल मामला हो, अगर न्यायालय ने उस विषय पर पहले एक बार फैसला सुनाया है और वह फैसला ऐसा है जो दूसरे मामले के या तो संज्ञान पर न्यायालय के संज्ञान पर रोक लगाए या विचारण पर रोक लगाता हो, तो वह पूर्ववर्ती निर्णय सुसंगत होता है।
इसका मतलब ये हुआ आसान भाषा में कि न्यायालय ने किसी एक विषय पर निर्णय दिया है और वह निर्णय ऐसा है कि उसी विषय को लेकर अगर दूसरा मुकदमा दायर किया जाता है तो दूसरे मुकदमे को न्यायालय स्वीकार ही नहीं करेगा या विचारित या विचारण ही नहीं करेगा, यानी कि उस पर सुनवाई ही नहीं करेगा। अगर पूर्ववर्ती निर्णय का नेचर ऐसा है तो सेक्शन 40 के तहत पूर्ववर्ती निर्णय सुसंगत होगा। अब डिटेल में हम बताएंगे, अभी आपका बेयर से तमाम धाराएं जोड़नी पड़ेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ववर्ती निर्णय बाद वाले मामले को खारिज करा सकता है। इसी को एक लाइन में कहते हैं रेह जुडिकेटा, प्रांग न्याय। तो अगला जो क्वेश्चन आपका एपीओजे में बना है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में रेह जुडिकेटा या पूर्व न्याय या प्रांग न्याय का सिद्धांत समाहित है। तो प्री के लिए गलत न हो क्या मारेंगे 40। कौन सी धारा 40। अब फिर 41। अब आइए 41 से भी आपका एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। मैं बता दूं अभी आपका यूपी एपीओ में भी बना, आपका यूपी जे में भी बना था। सेक्शन 41 पहले देखा जाए और इससे कुछ बातें कोरिलेट करके भी हर हाल में याद रखनी है। देखिए धारा 41 ये बताती है कि 4 विषयों पर जो निर्णय होगा, हम आगे बताएंगे चारों को। 4 विषयों पर अगर सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने अर्थात कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, जिसे अधिकारिता थी आपका अंतिम यानी कि अंतरिम नहीं, फाइनल निर्णय डिक्री या आदेश दिया है तो वह कुछ बातों के बारे में कंक्लूसिव प्रूफ होगा, अर्थात अकाट्य तर्क होगा, अर्थात निर्विवाद प्रमाण होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब ऐसा वह निर्णय होगा जिसको काटा नहीं जा सकता। अब ये है कि आपका जो क्वेश्चन बनता है कि अगर ऐसा निर्णय हो जो अकाट्य हो तो उसको हम एक लाइन में कहते हैं आपका जजमेंट इन रेम। भाई इंग्लिश वर्जन याद रखिए, खूब पूछा जाता है इंटरव्यू से लेकर प्री में। जजमेंट इन रेम का मतलब हुआ सौरबंधी निर्णय। सौरबंधी को जो आपका कंपटीशन में देगा लोकलक्षी निर्णय। लोकलक्षी निर्णय का मतलब विश्वव्यापी निर्णय, अर्थात ऐसा निर्णय जिससे केवल पक्षकार ही बाध्य नहीं होते, पूरा विश्व बाध्य होता है। पूरे विश्व बाध्य होता है यानी कि पूरे विश्व को ऐसा निर्णय मानने के लिए क्या होता है, पूरा विश्व बाध्य। तो आपका निर्णय का प्रकार भी बताया जाएगा, लेकिन एक लाइन तो याद रखिए शुरुआती दौर में लोकलक्षी निर्णय का प्रावधान एविडेंस की किस धारा में है। तो प्री के लिए रटिए किस धारा में 41। दूसरा निश्चायक सबूत किस धारा में है। तो जब आप 41 पढ़ेंगे तो कंक्लूसिव प्रूफ या निश्चायक सबूत की बात अवश्य हर हाल में मिलेगी। अब आपका यूपी जे में ये बना कि निश्चायक सबूत एविडेंस में किन किन धाराओं में समाहित हैं, ऐसा तर्क जिसको काटा नहीं जा सकता। तो आपका जवाब रहेगा धारा 41, धारा 112, धारा 113। 3 धाराएं रट कर जाइएगा। पिछली बार यूपी जे में आ चुका है, उत्तराखंड में भी पूछने का पूरा चांस है। आपका किन धाराओं में निश्चायक सबूत या कंक्लूसिव प्रूफ दिया गया है। तो आपका जवाब रहेगा 41। तो 41 से 3-4 बातें हम बताएंगे। एक तो कितने विषयों पर दिए गए निर्णय निश्चायक प्रकृति के होते हैं 4। जजमेंट इन रेम या लोकलक्षी निर्णय का प्रावधान कहाँ दिया गया है 41। और निश्चायक सबूत किन किन, पिछली बार जे में आया है 3 धाराएं रट कर जाइए।
निश्चायक सबूत किन किन धाराओं में? 3 धाराओं में। कौन कौन? 41, 112 और 113। आइए 42 देखा जाए। लोक प्रकृति के बारे में दिए गए निर्णय या सार्वजनिक प्रकृति के बारे में दिए गए निर्णय या पब्लिक नेचर के निर्णय किस सेक्शन में दिए गए हैं? 42 में। अब जो क्वेश्चन आपका कंपटीशन में यहाँ बना है कि लोक प्रकृति के निर्णय होते हैं, आपका 4 ऑप्शन देगा, लेकिन पहले समझा दिया जाए तब ऑप्शन पूछा जाए। भाई पहले नहीं, पहले समझा जाए। एक उदाहरण देखिए भाई, लोक प्रकृति का मामला। मान लीजिए कि एक एक घर के सामने एक कुआं है, सबसे अच्छा उदाहरण यही है, और भी पानी भरने गया। ए ने मना किया कि ये मेरा प्राइवेट कुआं है, पूरे गांव का नहीं है, अतः हम आपको पानी नहीं भरने देंगे। ए ने न्यायालय में मुकदमा किया और ए बी में जो मुकदमा चला उसमें ये फैसला आया कि ये कुआं सार्वजनिक है और बी को इस कुएं से पानी भरने का क्या है? हक है। फिर आपका सी जाता है कुएं से पानी भरने, फिर ए रोकता है, फिर सी ए के खिलाफ मुकदमा करता है। अब समस्या यहाँ ये आई कि ए बी में जो ये लोक प्रकृति के मामले या लोक रूढ़ के मामले या सार्वजनिक मामलों में जो फैसला ए और बी के बीच में आया है, क्या सी उस फैसले को न्यायालय में पेश कर सकता है कि नहीं? यानी कि वह फैसला पूर्ववर्ती सुसंगत होगा कि नहीं? तो होगा, लेकिन किस सेक्शन के तहत? 42। अब ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि लोक प्रकृति के मामले में दिए गए निर्णय क्या होंगे? तो बस एक लाइन याद रखिएगा, सुसंगत तो होगा लेकिन कंक्लूसिव या अकाट्य या निर्विवाद या निश्चायक नहीं होगा। एक शब्द याद रखिए, अर्थात सी बी के पक्ष में दिए गए निर्णय को साक्ष्य में पेश कर सकता है, लेकिन अकाट्य वह निर्णय अकाट्य नहीं होगा, निर्विवाद नहीं होगा, निश्चायक नहीं होगा। अर्थात ए पूर्ववर्ती निर्णय पर आपत्ति कर सकता है और पूर्ववर्ती निर्णय को रद्द करा सकता है। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि अगर एक लाइन याद रखें, आगे हम बताएंगे कि भाई आपका लोक प्रकृति के मामले में दिए गए निर्णय किस धारा में सुसंगत है? 42 में। और एक शब्द याद रखिए, सुसंगत होंगे लेकिन क्या नहीं होंगे? निश्चायक। अब ऑप्शन देखिए कैसे एमपी और यूपी में बना है। लोक प्रकृति के मामले में दिए गए निर्णय, पहला गया सुसंगत होंगे, दूसरा विसंगत होंगे, तीसरा सुसंगत और निश्चायक होंगे, चौथा ऑप्शन देगा सुसंगत होंगे लेकिन निश्चायक नहीं होंगे। तो क्या मार्क कराएंगे? चौथा पॉइंट, सुसंगत होंगे लेकिन निश्चायक नहीं, माने अकाट्य नहीं होंगे, काटा जा सकता है। इसके बाद आपका 43 में सामान्य नियम है, बताया ही गया, यहीं से उठाया गया। एक सेक्शन आपका बचा 44, वो अब देख लिया जाए। 44 आपका ये पूछा जाता है आपका कि निर्णय पर आपत्ति किया जाता है, यानी कि जो पूर्ववर्ती निर्णय है उस पर आप अटैक करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं, आपत्ति करते हैं। आपत्ति का 3 आधार 44 में दिया गया है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है कि रेस जुडिकेटा या प्रांग न्याय को विफल करने के लिए एविडेंस की किस धारा का सहारा लिया जा सकता है? तो एक लाइन याद रखिएगा, 44। इसका मतलब ये हुआ कि जो निर्णय 40 में आ गए हैं, जो निर्णय 41 में आ गए हैं और जो निर्णय कहाँ आए हैं 42 में, इनको रद्द करवाइए। तो रद्द करने का आधार कहाँ दिया गया है? 44।
तीन आधार हैं। अगर जिस न्यायालय ने पूर्ववर्ती निर्णय दिया था वह न्यायालय सक्षम नहीं था, यानी कि कॉम्पिटेंट नहीं था, अर्थात अक्षम था। दूसरा, पक्षकारों ने न्यायालय से फ्रॉड किया, यानी कि झूठा दस्तावेज पेश किया, झूठा बयान दिया था और पूर्ववर्ती मामले में फैसला ले लिया। और तीसरा, साठगांठ कर लिया पक्षकारों ने, दुहसंधि कर ली, आपस में समझौता कर लिया, समझौते करके फैसला ले लिया। तो अगर तीन आधारों पर फैसला दिया गया, आप किसी भी फैसले को चैलेंज कर सकते हैं कि हजूर इस पूर्ववर्ती फैसले को रद्द करिए। तो कितने आधार दिए गए हैं? तीन। भाई तीनों रट कर जाइएगा। तो रेस जुडिकेटा को विफल करने के लिए कौन सी धारा बनी है? 44। याद रखिएगा। किसी पूर्ववर्ती निर्णय पर आपत्ति किस धारा के तहत किया जाता है? तो आपका 44 जवाब रहेगा और इसको सीपीसी में, सीआरपीसी में जोड़ना पड़ेगा और आपत्ति करवाई जाएगी और न्यायालय को अधिकारता है कि नहीं इसका सदैव डिसीजन आप हम नहीं करेंगे बल्कि न्यायालय स्वयं करेगा। तो जब इसको पढ़िएगा, हम पढ़ाएंगे 44 को जब भी पढ़ेंगे तो तीन एंगल से पढ़ना है। एक सीआरपीसी में आपत्ति हम करवाएंगे, एक सीपीसी में करवाएंगे और एक आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर। और तीनों में एक ही नियम मिलेगा कि अगर आपने आपत्ति किया कि हजूर आपको अधिकारता नहीं है इस मामले में, तो आपत्ति पर फैसला आप हम नहीं देंगे बल्कि कौन देगा? न्यायालय। तो आपत्ति का निर्णय कौन करता है? वादी, प्रतिवादी, न्यायालय स्वयं करता है। अधिकारता पर निर्णय इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन एचजीएस में भी पूछा गया तो क्या मारेंगे? न्यायालय स्वयं करता, हर एक जगह, चाहे एविडेंस से लेकर और न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक। अब आइए, आपका भूमिका बंध गई। आपका लगभग सभी धाराएं दो दो लाइन याद रखिए प्री के लिए। अब आइए, बेयर एक्ट को तोड़ा जाता है। आपका बेयर एक्ट को देखा जाए। हाँ देखिए, अभी दो बातें बची रह गई भाई आपका। अगला ये है कि अगर न्यायालय का पूर्ववर्ती निर्णय का अस्तित्व क्या हो, विवादक तथ्य हो, तब भी वह पूर्ववर्ती निर्णय साक्ष्य में पेश किया जा सकता है। और दूसरा आया कि भाई किसी साक्ष्य अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में, अन्य उपबंध को अन्यथा कहते हैं। अन्यथा का मतलब कि धारा 1 से लेकर 167 तक में आप कहीं और सेट कर दीजिए पूर्ववर्ती निर्णय को, तो हम सेट करेंगे और वह दो उदाहरण बताएंगे। धारा 8 बताएंगे और धारा 13। देखिए, उदाहरण में दो धाराएं बैक होनी पड़ेंगी। देखिए इसको भाई, आपका अगर न्यायालय में ये विवाद उत्पन्न हो जाए कि क्या इस विषय पर पहले एक बार निर्णय हुआ है कि नहीं, तो ये आपका यानी कि जजमेंट डिक्री या आदेश को लेकर ही, अस्तित्व को लेकर ही विवाद उत्पन्न हो गया, तो ऐसी दशा में पूर्ववर्ती निर्णय सुसंगत होगा जिस निर्णय पर विवाद उत्पन्न हुआ है। एक उदाहरण देखिए, जो पूर्व दोष सिद्धि होती है, यानी कि अभियुक्त पहले भी सजा पा चुका है, आपका वो सदैव विवादक तथ्य होता है। तो एक उदाहरण से इसको देखा जाए। मान लीजिए ए के खिलाफ मुकदमा चला चोरी का और एक बार वह सजा पाया, फिर दूसरी बार ए ने अपराध किया है या उसी अपराध के लिए दूसरा मुकदमा चल रहा है। अब समस्या देखिए कहाँ आएगी। अगर मान लीजिए कोई दूसरा अपराध या चोरी का अपराध ए ने किया, दूसरी चोरी की दूसरी बार, ए के खिलाफ दूसरी बार चोरी का मुकदमा चल रहा है
और न्यायालय में ये साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि हजूर ए हैबिचुअल अफेंडर हैं, आभ्यासिक अपराधी हैं, एक बार चोरी किया था, न्यायालय ने इसे सजा दी और पुनः दोबारा चोरी किया है, अतः दंड की मात्रा इसे इसकी बढ़ाई जाए। ये प्रोसिक्यूशन या अभियोजन मांग कर रहा है। तो जो मुलजिम है या बचाव पक्ष है या अभियुक्त कहिए ए कहता है कि ऐसा निर्णय तो कभी आया ही नहीं, यानी कि हम कभी चोरी के लिए इसके पहले सजा नहीं पाए हैं। तो अब समस्या यह आई कि क्या ये पहले चोरी के लिए सजा पाया है कि नहीं। अब इस निर्णय के अस्तित्व पर ही विवाद उत्पन्न हो गया है। तो ऐसी दशा में जिस न्यायालय ने निर्णय दिया था उस न्यायालय से प्रमाणित कापी लाइए और प्रमाणित कापी निर्णय के लाकर पेश कर दीजिए कि हजूर देखिए, जिस न्यायालय ने इसको दंडित किया था उसकी प्रमाणित कापी है और प्रमाणित कापी हम पेश कर रहे हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा एक आपका उत्तराखंड में क्वेश्चन बनता है कि पूर्व दोष सिद्धि को कैसे साबित किया जाएगा। यानी कि इसी उदाहरण में आपको एक और क्वेश्चन बनाना है कि ये पहले भी सजा पा चुका है, आखिर इसको न्यायालय में कैसे साबित किया जाएगा। तो इसके 3 तरीके हैं, याद करके जाइएगा। 3 तरीका मैं बता रहा हूँ और ये सीआरपीसी की धारा 298 में जाएगा। सीआरपीसी की धारा से हम कोरिलेट करके बता रहे हैं 298। देखिए 3 तरीके क्या हैं। एक तो एक को जिस न्यायालय ने पहली चोरी के लिए सजा दी थी उस न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित कापी निकलवाई जाए और प्रमाणित प्रति क्या कर दिया जाए, पेश कर दिया जाए। यानी कि सर्टिफिकेट कापी क्या कर दिया जाए, पेश, सर्टिफाइड, यानी कि ये बता दिया जाए कि ये न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति है। हजूर देखिए यही अभियुक्त था और एक बार चोरी के लिए यह क्या पा चुका है, सजा। दूसरा तरीका है कि चूंकि जब चोरी के लिए सजा पाया था तो जेलर के नाम वारंट जारी किया गया था और जेलर को कहा, न्यायालय ने जेलर को आदेशित किया था कि आप अपनी जेल में इस व्यक्ति को हमने चोरी के लिए सजा दी है, आप अपनी जेल में इस व्यक्ति को इतने दिन तक रखिए, यानी कि सजा भुगतवाइए। तो दूसरा तरीका क्या है, तो जो सुपुर्दगी का वारंट था, यानी कि जिस वारंट के जरिए न्यायालय ने ऐसे व्यक्ति को जेल भेजा था वह वारंट पेश किया जाए। ये दूसरा तरीका, और ये मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय ज़्यादा काम करते हैं, प्रमाणित कापी। और तीसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका भी ध्यान में रखना है, एमपी और हमेशा उत्तराखंड पूछ रहे हैं कि जिस जेल में ऐसा अभियुक्त पहले वाले मामले में सजा भुगता था उस जेल का भार साधक अधिकारी यानी कि जेलर साहब ये लिखकर प्रमाणित करके दें कि ये व्यक्ति हमारी जेल में इस अपराध के लिए इतने दिनों तक सजा भुगता है और हमारे अंडर में ही भुगता, यानी कि हमारी जेल में ये इतने दिन तक क्या भुगता है, सजा। तो किसका प्रमाण पत्र आ जाएगा, जेलर का। तो कितने तरीके हुए पूर्व दोष सिद्धि साबित करने के, 3। पहला आप याद कर लीजिए, पहला क्या है, क्या लाया जाएगा, न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित कापी। दूसरा क्या पेश किया जाएगा, सुपुर्दगी का वारंट। और तीसरा किसका प्रमाण पत्र, जेलर का। उपर्युक्त सभी मार्क कराइएगा। तो जो ये पूर्व दोष सिद्धि होती है सदैव विवादक तथ्य होती हैं, याद रखिए। पूर्व दोष सिद्ध हुआ था कि नहीं ये भी सुसंगत होगी। अब आइए अन्यथा देखा जाए। आपका अन्यथा में जो आपको देखना है इसका मतलब ये हुआ कि कोई निर्णय न तो 40 में सेट हुआ
न 41 में, न 42 में और न ही विवादक तथ्य हैं। तो ऐसी दशा में एक उपाय कानून में ये है कि आप किसी अन्य माध्यम से किसी अन्य सेक्शन में उस निर्णय को सेट कर दीजिए, तो वह सुसंगत हो जाएगा। और ज़्यादा उदाहरण न देते हुए केवल और केवल मैं कितना उदाहरण दे रहा हूँ, 2। आपका 2 उदाहरण दे रहा हूँ, एक सेक्शन 8 पर और दूसरा जो सेक्शन है आपका 13 पर। आइए धारा 8 में जब पढ़िएगा, हेतु पढ़िएगा, मोटिव पढ़िएगा, यानी कि ध्येय या लक्ष्य या दूरवर्ती उद्देश्य। पहले भाई हेतु बताया जाए तब तो, क्योंकि बार बार क्वेश्चन ये बन रहा है। देखिए भाई एक उदाहरण पहले देखिए, तब अन्यथा पर आ जाएगा। थोड़ा कठिन है भाई, काफ़ी है, आसान नहीं है इसको पढ़ाना और पढ़ना। मैं बता दूं, थोड़ा दिमाग स्थिर करके प्रयास करिए समझने का। आपका काफ़ी कठिन प्रावधान चल रहा है ये। एक उदाहरण हम देखते हैं, ए और इसके 4 पत्नी और बच्चों सहित 4 लोग थे। यानी कि ए था और इसका कुनबा मिला, कुनबा 4 था, यानी कि टोटल कितने लोग थे, 5 लोग। ध्यान समझिए पहले। अब ऐसी दशा में 5 दिन से ये भूखे थे। कितने दिन से, 5 दिन से। फिर ए जाता है, एक दुकान पर जाता है और दुकान से एक ब्रेड लेकर भागता है। तब तक पकड़ लिया जाता है और चोरी का इल्जाम लगाया जाता है। इस पर चोरी का मुकदमा चलता है। अब यहीं आपका 3 शब्दों को पहले जानना है। पहला शब्द है इंटेंशन या इरादा या आशय। तो आशय तत्कालिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ए ब्रेड उठा रहा था तब ए का इरादा क्या था। तो ए की मनः स्थिति ये थी कि हम ब्रेड लेकर भाग जाएंगे और ब्रेड का पैसा नहीं देंगे। तो इरादा बेईमानी का था, डिसऑनेस्टली था जब वह ब्रेड उठा रहा था। अतः ए ने चोरी का अपराध किया, क्योंकि जो चोरी के 5 आवश्यक तत्व हैं, अब पांचों को इसमें सेट करिए। पहला आवश्यक तत्व चल संपत्ति, तो ब्रेड चल संपत्ति है ही। दूसरे के कब्जे में होना, तो दुकानदार के कब्जे में था, वहाँ से हटाना, तो हटाया ही ए। चौथा आपका दुकानदार की सम्मति के बिना हटाना, तो कहाँ रजामंदी लिया। और पांचवा हटाते समय आशय बेईमानी का, यानी कि हम लेकर भाग जाएंगे लेकिन पैसा नहीं देंगे। शुद्ध रूप से ए ने चोरी किया। तो ये तात्कालिक जो इरादा होता है वह आशय कहलाता है। अब आखिर दूसरा आपका हेतुक पर आइए। हेतुक यानी कि रीजन। रीजन मतलब कारण, और कारण को सुसंगत बनाया गया है एविडेंस की धारा 7 में। तो आप लोग खुद बताइए, आखिर उसे यह कार्य किस कारण से करना पड़ा। भाई कारण क्या था? कारण यह था कि वह और उसके बीवी बच्चे, जो 5 लोगों का उसका परिवार था, वह 5 दिनों से क्या था, भूखा। ये कारण हो गया ब्रेड चुराने का क्या कारण। और ये कारण दिखाया जा सकता है साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में, 7 में। अब मोटिव क्या था? मोटिव मतलब हेतु। हेतु मतलब लक्ष्य का था। दूरवर्ती उद्देश्य क्या था, यानी कि कौन सी बात ऐसी थी जो उसे बार बार अंदर अंदर उत्प्रेरित कर रही थी कि वह चलो चोरी ही कर लो। तो वह बात ये थी कि वह और उसका कुनबा 5 दिन से भूखा था और बार बार उसके मन में ये विचार उठ रहे थे कि मैं पति होते हुए भी अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण नहीं कर सकता। मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जीवन बेकार है। चलो चोरी करके ही सही अपने बच्चों और बीबी का हम क्या करेंगे, भरण पोषण। यानी कि हेतु यह था
कि भूख को मिटाया जाए, चाहे किसी भी तरीके से। अब हेतु पर आइए। पूर्ववर्ती हेतु हम बता रहे हैं। हेतु माने आपका वह बात जो किसी व्यक्ति को बार बार क्या करती हो, किसी कार्य करने के लिए उत्प्रेरित। भाई इतने बताने का मतलब कि धारा 8 पर आना था, बैक होना था। एक उदाहरण देखिए। ए तथा बी के बीच मुकदमा चला, ध्यान समझिएगा, और ए हार गया था और बी जीता था। तत्पश्चात कुछ दिनों बाद बी की हत्या हो जाती है और बी की हत्या के लिए ए के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। तो जो ए और बी में पूर्ववर्ती निर्णय आया था, क्या वह बी की हत्या के मामले में साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है कि नहीं? तो आप कहेंगे कि ये मामला सिविल था, ये क्रिमिनल था, तो सिविल मामले क्रिमिनल में सुसंगत नहीं होते और क्रिमिनल मामले सिविल में भी नहीं। तो न तो ये मामला धारा 40 में आएगा, न ही 41 में, न ही 42 में, न ही विवादक तत्व। तो लास्ट लाइन यही तो है कि अन्यथा सुसंगत बनाइए। तो बी की हत्या ए ने की। जो पूर्ववर्ती निर्णय में बी जीता था और ए हारा था, वह पूर्ववर्ती निर्णय किस रूप में सुसंगत बना सकते हैं? हेतु के रूप में। यानी कि यह दिखाया जा सकता है कि हजूर ये देखिए पहले का निर्णय, इस निर्णय में बी जीता था, ए हारा था, और ये बात ए को बार बार अंदर अंदर कचोट रही थी कि बी ने मुझे न्यायालय में हरा दिया, अतः मैं इसका बदला लूँगा। और मौका मिलते ही ए ने बी से बदला ले लिया, अतः यह हत्या किसने किया है? ए ने। तो बताइए ये जो पूर्ववर्ती निर्णय हम सुसंगत बनाए, आपका किस रूप में बनाए हैं? मोटिव या हेतु के रूप में? भाई निर्णय के रूप में नहीं, किस रूप में? और दूसरा उदाहरण आपका 13 से मिलता है कि संव्यवहार या ट्रांजैक्शन के रूप में धारा 13 में पूर्ववर्ती निर्णय को आप सुसंगत बना सकते हैं। वैसे एक उदाहरण पर्याप्त है, आप ज़्यादा देखना चाहें तो धारा बताई जाएगी, उतना भाई उदाहरण देना 4-5 संभव नहीं है क्योंकि समय भी कम है। अब आइए धारा 40 शुरू किया जाए, क्योंकि एक बार पूरी धाराओं की भूमिका हमने क्या की बता दी, अब सही रहेगा। देखिए कई लोगों को, अब आइए धारा 40 के साथ कौन कौन सी धाराएं पढ़नी है ये पहले देख लिया जाए। जब भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 पढ़िए तो आपको मैं बता रहा हूँ सीपीसी की धारा 10 पढ़ लीजिएगा, 11 और 13 पढ़िएगा। जब भी आपका एविडेंस की धारा 40 पढ़िएगा तो इसी के साथ सीआरपीसी की धारा 300 का क्लाज 1 पढ़ना पड़ेगा और इसी के साथ संविधान भी पढ़ना पड़ेगा और संविधान का जो अनुच्छेद होगा वह 20 का क्लाज 2 होगा, यानी कि कोरिलेशन यहाँ ज़्यादा है। फिर एक बार हम दोबारा बता रहे हैं, जब भी सेक्शन आप 40 पढ़िए, एक एक शब्दों को हम अभी 2 ही लाइन का तो है, उसमें समय नहीं लगेगा, समझना ज़्यादा है। बेयर एक्ट में दम नहीं है, लेकिन जो शब्द हैं बेयर एक्ट के उसको समझना पड़ेगा दिमाग में, और इसके लिए आपको सीआरपीसी, सीपीसी और कहाँ जाना पड़ेगा? संविधान में। देखिए आपका फिर एक बार हम बता रहे हैं, जब भी साक्ष्य अधिनियम की धारा कौन सा पढ़िए? 40 पढ़िए। आप तुरंत सीपीसी की कौन सी धारा पढ़ेंगे? 10, 11 और 13 अभी हम बताएंगे। और सीआरपीसी की कौन सी धारा पढ़ेंगे? 300 का क्लाज 1। और संविधान का कौन सा अनुच्छेद पढ़ेंगे? आपका आर्टिकल 20 का क्लाज 2, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। अब यहाँ भी देखिए आपका अभी आपका बिहार जे में इंटरव्यू में भाई पूछा गया था कि रेस जुडिकेटा कहाँ कहाँ समाहित है। ये इंटरव्यू में कई लोगों से पूछा गया। इसमें हम आपका
प्रांग न्याय या पूर्व न्याय या रेस जुडिकेटा भी इसी समय हमें बताना है। अगर ये पूछे कि रेस जुडिकेटा किन किन कानूनों में समाहित हैं, सेक्शन बताइए, तो भाई सेक्शन अलग से भले लिख लीजिए, नोट्स में नहीं है। आपका रेस जुडिकेटा साक्ष्य अधिनियम में पूछे तो 40 मारिएगा, साक्ष्य अधिनियम में प्रांग न्याय पूछे तो कौन सी धारा 40। यही आपका सीपीसी में पूछे तो 2 धाराएं बताइएगा, एक सेक्शन 11 और दूसरा सेक्शन 13। 10 न बता दीजिएगा, वो सब रेस जुडिस हैं, रेस जुडिकेटा नहीं है। और अगर यही आपका क्वेश्चन सीआरपीसी में आता है कि रेस जुडिकेटा या प्रांग न्याय कहाँ दिया गया है, तो सीआरपीसी की धारा 300 बताइएगा। अगर फिर क्लाज वाइज पूछे तब आप 300 के क्लाज क्या बताएंगे, 1। और यही आपका कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरव्यू में कई लोगों से, भाई कोचिंग के कई लोगों से पूछा भी गया था, इसको अच्छे से तैयार रखिए। यही क्वेश्चन अगर आपका संविधान में पूछे रेस जुडिकेटा तो क्या मारेंगे, आर्टिकल 20 का कौन सा, 2। अब एक बचा है, उसको भी कोरिलेट कर लिया जाए। चूंकि आप न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पढ़ चुके हैं, तो जो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चार्टर, आपका चार्टर के अनुच्छेद 38 के क्लाज 1 के उप क्लाज सी में रेस जुडिकेटा का सिद्धांत समाहित है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चार्टर या विलेख या आपका विलेख कहिए या संविध कहिए के अनुच्छेद, भाई खंडवाइज याद रखना है, 38 के क्लाज 1 के उप क्लाज किस में, सी में आपका कौन सा सिद्धांत समाहित है, प्रांग न्याय या रेस जुडिकेटा। अब इस क्या पूर्व न्याय, रेस जुडिकेटा, प्रांग न्याय लिखिए। पूर्व न्याय या प्रांग न्याय, पूर्व न्याय पहले न्याय एक बार हो चुका है, देखिए वही आगे। इसके बाद आपका सेक्शन पहले 40 तोड़ा जाए और तब इन धाराओं को, थोड़ा समय लगता है भाई। अब धारा 40 को आपको बेयरक शब्दशः पढ़ना है, शब्दशः अर्थ जानना है, और तब आपका ये जो हम सेक्शन को रिलेट किए हैं इसको उसमें को रिलेट करना है। लेकिन अब आपका शुरुआत आपका होनी चाहिए धारा 40। देखिए निकाल लीजिए भाई धारा 40, धारा 40 अब निकाल लीजिए। अब तो इतना तो याद हो जाएगा कि एविडेंस में रेस जुडिकेटा कहाँ है। अब न याद हो तो कब याद होगा, यानी कि अब पप्पू पास नहीं होगा तो कब होगा। देखिए आपका बता रहा हूँ भाई, इसको जोड़ा जाएगा, अभी समय लगेगा थोड़ा, यहाँ कठिन है प्रावधान। सेक्शन 40 की पहले हेडिंग देखिए, क्योंकि हेडिंग ही कई लोग नहीं पढ़ पाते हैं। देखिए एक 9 भाई शब्द आए तो आसान भाषा में उसको लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। द्वितीयवाद या विचारण, द्वितीयवाद यानी कि पश्चातवर्तीवाद या सब्सिक्वेंट सूट, आपका द्वितीयवाद या विचारण के वारणार्थ, वारणार्थ मने निवारण करना, निवारण करना मने प्रिवेंट करना, प्रिवेंट करना मतलब बार करना, बार करना मतलब रोकना। ना है तो आसान भाषा में लिखिए, निवारणार्थ मतलब क्या हुआ, रोकना। निवारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत है। इसका मतलब हेडिंग का ये हुआ कि न्यायालय द्वारा दिए गए केवल और केवल वे पूर्ववर्ती निर्णय सुसंगत होंगे जो किसी न्यायालय को पश्चातवर्ती मामले के विचारण या संज्ञान से रोक लगा देते हैं। यानी कि न्यायालय को कहते हैं कि आप दूसरा मुकदमा नहीं सुन सकते, तो क्या सभी पूर्ववर्ती निर्णय सुसंगत हैं? नहीं। कौन से निर्णय?
जो न्यायालय को बाद के मामले के विचारण पर क्या लगाते हैं, रोक। अब अगला शब्द देखिए बैरक का, किसी ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व। अब पहला शब्द आपका देखिए कैसे आप पढ़ेंगे भाई, यानी कि न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है या न्यायालय ने कोई आदेश दे रखा है या न्यायालय कोई डिक्री पारित की है, उसका अस्तित्व, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अस्तित्व का मतलब ये हुआ कि अभी भी वह निर्णय, आदेश या डिक्री मौजूद है, अर्थात न तो उसे अपील में उल्टा गया, न तो रिव्यू में उल्टा गया, न ही रिवीजन में उल्टा गया, उसे सेट एसाइड नहीं किया गया है। वह निर्णय, डिक्री या आदेश अभी भी क्या है, वर्तमान में मौजूद हैं, यानी कि न्यायालय ने उसे उल्टा नहीं है। अगला शब्द देखिए भाई, जो किसी न्यायालय को किसी वाद के संज्ञान या कोई विचारण करने से, जो किसी न्यायालय को क्या करने से, किसी वाद का या तो संज्ञान करने से या क्या विचारण करने से, क्या करता है, संज्ञान या विचारण करने से या कोई विचारण करने से विधि द्वारा निवारित करता है। यानी कि अगला शब्द है विधि द्वारा, विधि द्वारा निवारित करता है। निवारित करता है मतलब कि बार करता है, बार करता है मतलब क्या करता है, रोकता है। अपने मन से नहीं रोकता, किसके द्वारा रोक लगा दी गई है भाई, अपने मन से नहीं, किसके द्वारा। तो ऐसे जो पूर्ववर्ती निर्णय, डिक्री या आदेश होंगे वह साक्ष्य में सुसंगत होंगे कि विसंगत होंगे। तो आपका तब ऐसी दशा में अगर न्यायालय में प्रश्न ये है कि क्या न्यायालय को ऐसे मामले का संज्ञान लेना चाहिए या न्यायालय को क्या ऐसे मामले का ट्रायल करना चाहिए, तो ये जो पहले एक बार निर्णय दिया गया है, ये निर्णय क्या होगा, साक्ष्य में सुसंगत। अब यहाँ आपका जो नए लोग हैं भाई, एक टेक्निकल क्वेश्चन ये बना कि धारा 40 केवल और केवल ये बताती हैं कि ऐसे पूर्ववर्ती निर्णय, डिक्री या आदेश जो बाद वाले मामले के ग्रहण करने, संज्ञान माने स्वीकार करने या विचारण करने मतलब सुनवाई करने से रोक दे कानून द्वारा, वे पूर्ववर्ती निर्णय सुसंगत होंगे। लेकिन कब रोकते हैं ये एविडेंस से कवर नहीं होगा। कब पूर्ववर्ती निर्णय बाद वाले मामले पर रोक लगा देंगे ये एविडेंस से कवर नहीं होगा। ये आपका प्रोसीजरल मामला है, और अगर आपराधिक मामला है तो सीआरपीसी की धारा 300 से कवर होगा,